हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल पे करियर भाई में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि एक लॉजिस्टिक एग्जीक्यूटिव या लॉजिस्टिक मैनेजर के इंटरव्यू के दौरान किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, कौन से सवाल आएंगे, उसके आइडियल जवाब क्या हो सकते हैं, ये सब कुछ हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही लॉजिस्टिक मैनेजर से रिलेटेड या लॉजिस्टिक एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड और वीडियोस देखने हैं, जैसे कि इनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, इस पोस्ट के लिए कौन से स्किल्स आपके अंदर होने चाहिए, या इन लोगों को कितनी सैलरी मिलती है, तो इस सभी के ऊपर दोस्तों मैंने वीडियो बना करके रखे हैं। आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात आपको ये पूछा जा सकता है कि आप जो है वो एज अ लॉजिस्टिक एग्जीक्यूटिव या लॉजिस्टिक मैनेजर आप गोल्स किस तरीके से सेट करते हैं। मान लीजिए क्वार्टरली गोल्स आपको सेट करने हैं, तो आप क्या गोल्स सेट करते हैं। तो आप बता सकते हैं वहाँ पर कि इतनी जो है वो आवागमन होना चाहिए, इतना स्टॉक आना चाहिए, इतना स्टॉक बाहर तक पहुँचना चाहिए, सक्सेसफुली आपके रिटेलर्स तक पहुँचना चाहिए। तो इतना ट्रांजैक्शन का मैं एक उद्देश्य लेके चल रहा हूँ या एक गोल लेके चल रहा हूँ, तो वो मुझे मीट करना है। या कुछ पीछे लगे हुए काम हैं जो कि मुझे सॉर्ट करने हैं या उनको करवा लेना है जल्द से जल्द, तो उन सभी कामों को जो बैकलॉग पड़ा हुआ है उनको कंप्लीट करना, ये भी एक गोल हो सकता है। तो इस तरीके से जो है वो आप जवाब यहाँ पर दे सकते हैं। इसके अलावा और एक सवाल ये आ सकता है कि आपको ऑटोमेटेड वेयरहाउस के बारे में क्या पता है। तो कई बार बहुत बड़े बड़े जो वेयरहाउसेस होते हैं उनके अंदर बड़ी बड़ी क्रेन्स लगी हुई होती हैं, और तो और जो ट्रक्स होते हैं उनको अनलोड करने के लिए भी मशीनें लगी हुई होती हैं। तो जैसे ही लोड बाहर आता है तो बड़ी बड़ी क्रेन्स के जरिए जो है वो उनको उठा करके सही जगह पर रख दिया जाता है, तो उसे कहते हैं ऑटोमेटेड वेयरहाउसेस। तो ऐसे वेयरहाउसेस के बारे में आप क्या जानते हैं, वहां पर किस तरीके की मशीनरी इस्तेमाल होती है। तो क्या आपने ऐसे किसी वेयरहाउस के अंदर पहले काम किया है क्या। तो अगर आपने काम किया है तो उसके बारे में आप एक्सपीरियंस बता सकते हैं। अगर नहीं किया है तो आप जनरल उसके बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन बता सकते हैं कि वहां पर कौन सी मशीनें लगती है। तो इंडस्ट्रियल लेवल की क्रेन्स लगती हैं, या बड़े बड़े ट्रक्स जो हैं वो उनको अनलोड करने के लिए भी अलग तरीके के रैम्स बनाए जाते हैं। इसके अलावा वहां पर फोर्कलिफ्ट वगैरह का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि छोटे छोटे लोड्स होते हैं उनको सही जगह पर थोड़ा ऊपर रखने के लिए जो है वो फोर्कलिफ्ट का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इन सभी मशीन्स के बारे में आप बता सकते हैं। साथ ही साथ कुछ वेयरहाउसेस ऐसे भी होते हैं जहां पर कोल्ड स्टोरेज की भी सुविधा होती है, तो उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इस सभी के बारे में जो है वो आप वहां पर इंफॉर्मेशन ज़रूर दे सकते हैं। इसके अलावा एक अच्छा वहां पर लॉजिस्टिक एग्जीक्यूटिव होने के नाते आप आपके स्टॉक लेवल्स के ऊपर ट्रैक कैसे रखते हैं, यानी कि आपके वेयरहाउस के अंदर हाल फिलहाल कितना स्टॉक बचा हुआ है, ये आपको कैसे पता चलेगा। तो एक्चुअली कोई भी जो लॉजिस्टिक एग्जीक्यूटिव या मैनेजर है वो ऐसे पूरे वेयरहाउस में घूम करके एक एक प्रोडक्ट तो गिनेगा नहीं। तो आप ये बता सकते हैं कि जो हम सोफिस्टिकेटेड लॉजिस्टिक से रिलेटेड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, जिनके अंदर जब भी कोई भी खेप आती है, जब भी कोई सप्लाई आता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन हम करते हैं, कितना माल आया हुआ है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं। तो इसके ज़रिए हम पता लगा सकते हैं कि कितना माल हमारे पास मौजूद है, क्योंकि जब भी माल बाहर जाता है सप्लाई के लिए तब भी उसकी एंट्री जो है वो आपके सॉफ्टवेयर के अंदर हो जाती है, तो वहाँ पर भी ये चीज़ रजिस्टर हो जाती है। तो इससे आपको पता चल सकता है कि कौन सा माल कितने तारीख को आया था, उनमें से कितना माल जो है वो कौन सी तारीख को एज अ सप्लाई के तौर पर बाहर गया हुआ है, और अभी की आज की तारीख तक कितना माल हमारे पास बचा हुआ है। साथ ही साथ इसके थ्रू आप ये भी पता लगा सकते हैं कि थोड़ा सा जो है वो स्टॉक एज अ बफर के तौर पर भी रखा जाता है, ताकि अगर कुछ इमरजेंसी आ जाए और आपका स्टॉक जो है वो सही वक्त पर पहुंच ना सके वेयरहाउस तक, तो थोड़ा बहुत स्टॉक जो है वो आपके पास बचा हुआ होना चाहिए, जिससे कि थोड़ा बहुत आप होल्ड कर पाएं। थोड़ा सा स्टॉक जो है वो आप रिलीज करके वहां पर रिटेलर्स को थोड़ा सा दिलासा दे सके, जिन्होंने पहले से ही आपके पास ऑर्डर्स जो है वो रजिस्टर करवा के रखे हैं। तो थोड़ा थोड़ा स्टॉक आप जो है वो उनमें से भी क्लियर कर सकते हैं। तो आप प्योरली देख सकते हैं कि हमारे बफर जोन में स्टॉक कितना बचा हुआ है और यूजेबल स्टॉक कितना बचा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, जो
एक लॉजिस्टिक मैनेजर होता है उसको ये भी देखना पड़ता है कि जो भी स्टॉक अभी वेयरहाउस के अंदर पड़ा हुआ है, अगर वो कोई खाने वाली चीज़ वगैरह है या कोई भी चीज़ है वैसे, तो उसका एक एक्सपायरी डेट होता है। तो आप उसको कैसे पहचानेंगे, साथ ही साथ आपको ISO मार्क के बारे में क्या पता है, फूड रेगुलेशंस के बारे में क्या पता है। तो ये इसलिए ज़रूरी है ताकि आप जो है वो कोई अगर एक्सपायर्ड प्रोडक्ट है तो उसको झट से पहचान ले और उसको जो है वो एक्चुअल सप्लाई चेन में जाने से बचा लें, ताकि अगर कहीं सप्लाई भी हो रहा है तो कोई एक्सपायर्ड प्रोडक्ट वहां पर ना जाए और ऑब्वियस ही बात है कि कंपनी की वहां पर एम्बैरेसमेंट ना हो। इसके अलावा एक लॉजिस्टिक मैनेजर होने के नाते आप जो है वो एक पूरे ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो आप सारी चीज़ों का वहां पर जिक्र कर सकते हैं कि कितना फासला जो है वो काटना है, उसके लिए कौन से ट्रक्स का इस्तेमाल होगा, कितने ट्रक्स लगेंगे, एक ट्रक में कितना हम लोड कर सकते हैं, साथ ही साथ इसके परमिट के लिए वगैरह अलग से कुछ पैसा जाएगा क्या, रोडवेज टैक्सेस जो लगते हैं उनके लिए कितना पैसा लगेगा, जो भी ट्रक्स आ रहे हैं उनका डीजल का खर्चा अगर कंपनी ही उठा रही है, जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है वो उठा रही है तो अलग बात है, लेकिन अगर आप उठा रहे हैं तो कितना पैसा लगेगा, और जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है उनको कितना पैसा आपको देना पड़ेगा, और साथ ही साथ वहां पर जहां से आपको माल उठाना है वहां पर लोड करने के चार्जेस, और आपके वेयरहाउस में आने के बाद उसको अनलोड करने के लिए जो चार्जेस लगेंगे, वो लेबर चार्जेस भी आपको जो है वो वहां पर पकड़ने पड़ेंगे। तो इस सभी को जो है वो ध्यान में रखते हुए आपको वहां पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो वहां पर निकालनी होगी, और उसके थ्रू आप फाइनल कॉस्ट जो है वो बता सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपने लॉजिस्टिक मैनेजमेंट से रिलेटेड कौन से सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल किया है इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि लॉजिस्टिक से रिलेटेड हैं, तो आप उनके नाम वहाँ पर बता सकते हैं, या सिंपली अगर आपने MS एक्सेल MS वर्ड का भी इस्तेमाल किया है तो उसके बारे में भी आप वहाँ पर बता सकते हैं। इसके अलावा और एक सवाल ये आएगा कि आप शिपिंग को किस तरीके से मैनेज करेंगे। तो शिपमेंट को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रिटेलर्स जो है वो बहुत जल्दी आपके पास सारे उनके ऑर्डर्स जो हैं वो रजिस्टर करवाते हैं, तो उनको माल पहुंचाना पड़ता है। तो उसका आपको पूरा एक टाइमलाइन सेट करना पड़ता है कि हमारे पास माल कब आएगा और उसको हम इन तक कब तक पहुंचा सकते हैं रिटेलर्स तक। तो ये पूरी टाइमलाइन आपको सेट करनी पड़ेगी। मान लीजिए कि किसी रिटेलर ने कहा है कि महीने के आखिरी तारीख तक मेरे पास जो है वो मुझे माल चाहिए, तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि अगर इसको आखिरी दिन पर यानी कि 30 तारीख को अगर उसको माल चाहिए तो मुझे जो फैक्ट्री है वहाँ से अपने वेयरहाउस में माल कौन सी तारीख को लाना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि 25 तारीख तक आपके पास माल आना चाहिए, तब आप मे बी 26 तारीख को माल को डिस्पैच करेंगे और 30 तारीख को या उससे पहले वो माल उस तक पहुंच जाएगा। तो ये पूरा गणित आप किस तरीके से करेंगे ये वो खैर जानना चाहते हैं, तो उसका एक अप्रोप्रिएट जवाब आप दे सकते हैं विद एग्जाम्पल। इसके अलावा दोस्तों एक लॉजिस्टिक मैनेजर को जो भी वहाँ के वर्कर्स हैं उनकी शिफ्ट्स भी डिसाइड करनी होती है, या उनके जो टीममेट्स हैं उनको जो है वो काम ठीक तरीके से अलॉटमेंट करना पड़ता है, उसके हिसाब से वहाँ पर उनकी जो शिफ्ट्स हैं वो बदलती रहती हैं। तो वो आप कैसे करेंगे, तो आप बता सकते हैं कि कौन सा काम पहले करना है, उसके हिसाब से लोगों को डिप्लॉय करना, उस काम को करने के लिए कितना समय लगने वाला है इसका एक एस्टिमेट निकालना, और उसके हिसाब से जो है वो शिफ्ट्स एडजस्ट करना। तो आप ये भी बता सकते हैं कि पहली शिफ्ट खत्म होने के 15 मिनट पहले मैं दूसरे शिफ्ट वालों को बुला करके रखूंगा, ताकि काम के बीच में कहीं भी जो है वो एक ब्लैंक गैप ना चला जाए। जब तक पहली शिफ्ट खत्म हो जाएगी तो दूसरे शिफ्ट के लोग ऑलरेडी आ चुके होंगे उनको कवर अप करने के लिए। तो ये आप बता सकते हैं। साथ ही साथ आप ये भी कह सकते हैं कि मे बी मेरे टीममेट्स में से कोई एक आध आदमी अगर नहीं है, वो लीव पे है, तो कैसे मैं दूसरे टीम में से या जो लोग दूसरे हाफ में आते हैं उनमें से किसी को कैसे एडजस्ट करूंगा यहाँ पर, तो उसके बारे में भी बता सकते हैं, क्योंकि ये इनके जॉब का एक बहुत क्रूशियल पार्ट होता है कि मैन पावर को बढ़िया तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना या उनके बीच में बैलेंस बनाए रखना। इसके अलावा दोस्तों और एक सवाल पूछा जा सकता है, जो कि एक लॉजिस्टिक मैनेजर की ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन ज़रूर आती है कि आपके सप्लायर ने आपको ये कहा है कि जो एस्टिमेटेड टाइम था या जिस डेट को आपका सप्लाई आना था वेयरहाउस के अंदर, उससे 4-5 दिन तक जो है वो लेट हो सकता है ड्यू टू एनी रीज़न।
तो फिर ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे, क्योंकि आगे पूरी की पूरी जो सप्लाई चेन है वो उसकी वजह से बिगड़ सकती है, क्योंकि ये जो सारी सप्लाई चेन होती है वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहती है। तो अगर आपको मेन सप्लाई ही देर से आ रहा है तो सारे डेट्स आगे आगे पुश हो जाएंगे। तो ऐसे में आप किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करेंगे, तो आप ये बता सकते हैं कि किस वजह से देर होने वाली है, मैं ये जानने की कोशिश करूंगा। अगर कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है, मान लीजिए कि जो ट्रक्स लेके आ रहे थे उनमें से किसी ट्रक को जो है वो कुछ ना कुछ एक्सीडेंट हो गया है या मे बी वो बिगड़ चुके हैं जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आप मे बी ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ये अभी एग्जैक्टली कहाँ पर हैं। क्या हम दूसरे ट्रक्स भेज करके उनमें से माल निकलवा के इन नए ट्रक्स में भरकर हमारे वेयरहाउस तक ला सकते हैं क्या, जिससे कि हम इस प्रोसेस को थोड़ा सा तेज कर सके। अगर वहाँ पर कोई दूसरे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि रोड पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका है, वहाँ पर कुछ प्रोटेस्ट चल रहा है, तो ऐसे में और कौन सा तरीका है जिससे कि हम हमारा माल वहाँ से निकलवा सकते हैं, तो इसके बारे में भी आप सोच सकते हैं। या तो आप फिर अगर आपके पास कोई और चारा ना बचे तो फिर आप ये कह सकते हैं कि मैं कोऑर्डिनेट करूंगा कि कितने जल्द से जल्द यहाँ पर माल आ सकता है, और फिर आगे की जो पूरी प्रोसेस है उनको मैं ऑन टोज रखूंगा कि जो ट्रक्स आगे हमारा सामान रिटेलर्स तक पहुंचाने वाले हैं उनको मैं वेयरहाउस पर ही बुला करके रखूंगा। जिस क्षण जो सप्लाई वाले ट्रक्स हैं वो आ जाएंगे, उसी क्षण वो सारे सप्लाई जो है वो रिटेलर्स वाले ट्रक्स में भर करके उनको भेज दिया जाएगा। और साथ ही साथ फिर आगे किस तरीके से कम्युनिकेशन होगा रिटेलर्स से कि थोड़ी सी हमें इसमें देर हो रही है, अब की बार हो रही है, अगली बार नहीं होगी, तो इस तरीके से जो है वो आप वहाँ पर जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसी जवाब के अंदर जो है वो आप एक और चीज़ भी डाल सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर आपका सप्लाई आने में देर हो रही है तो इसका कॉस्टिंग भी बढ़ने वाला है। मान लीजिए कि थोड़ा बहुत उसमें देर लग गया तो हो सकता है डीजल ज़्यादा जलेगा, समय ज़्यादा लगेगा, जिससे कि बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो मनी फैक्टर को भी आप किस तरीके से मैनेज करेंगे ये भी आप आपके जवाब में ढाल सकते हैं। इसके अलावा एक और सिचुएशनल सवाल जो कि एक लॉजिस्टिक मैनेजर की ज़िंदगी में आ सकती है, और वो ये है कि जिस कंपनी के साथ आप कोलैबोरेट कर रहे हैं आपको पता चला है कि वो कंपनी अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस जो है वो बढ़ा रही है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे। तो आप ये बता सकते हैं कि हम उनके साथ बातचीत करेंगे, देखेंगे कि प्रोडक्ट की प्राइसेस जो है वो कितनी बढ़ रही हैं, क्या बहुत ज़्यादा उसमें डिफरेंस आ रहा है कि सभी के ऊपर आखिर तक रिटेलर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा उसका भार पड़ने वाला है। तो फिर आप उनके साथ जो है वो बातचीत कर सकते हैं कि भाई हम इतने सालों से आपके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, इतने सालों से आपका माल हम बेच रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा कंसेशन रेट में अगर ये मिल जाएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप यहाँ पर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स काम में ला सकते हैं। हो सकता है कि वो अगर 30% राइज मांग रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि भाई हम आपको 15%, 18% तक का जो है वो राइज हम मंजूर कर सकते हैं, लेकिन 30% बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो आपको निगोशिएशन की स्किल्स कहाँ पर वहाँ पर काम आ सकते हैं ये आप बता सकते हैं, और किस तरीके से आप नेगोशिएट करेंगे ये भी बता सकते हैं, जिससे कि सामने वाले को ये पता चलेगा कि आपके नेगोशिएशन स्किल्स और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं। तो दोस्तों अगले जो सवाल हैं वो एक्सपीरियंस लोगों को लागू होता है जिन्होंने ये काम पहले किया हुआ है। तो उनमें से एक सवाल ये है कि अगर आपने कभी डिस्काउंट के बारे में बात की है किसी कंपनी से, जैसा कि मैंने अभी कहा कि किसी कंपनी ने अगर अपने प्राइसेस हाइक अप कर लिए हैं तो उनके साथ आपको बातचीत करनी होगी। तो आपने कभी ऐसी डील क्रैक की है क्या कि जिसके अंदर आपको जो है वो प्राइस हाइक होने के बावजूद भी थोड़ा बहुत जो है वो डिस्काउंट मिल गया है? तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस है, ऐसा कोई नेगोशिएशन का आपका एक्सपीरियंस है तो आप वहाँ पर ज़रूर बता सकते हैं। इसके अलावा आपको ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि मान लीजिए आपके कस्टमर से या रिटेलर से आपको कोई कंप्लेंट्स आ रही हैं, तो इसको आप किस तरीके से हैंडल करेंगे। तो आप बता सकते हैं कि कंप्लेंट्स जब आएंगी तो सबसे पहले मैं उसके बारे में तहकीकात करूंगा, क्या उनकी कंप्लेंट है वो जानने की पूरी कोशिश करूंगा, उसको समझूंगा, और कंप्लेंट्स आ रही है तो उसको सुधारने के लिए पूरी तरीके से जो है वो मैं डेडिकेटेड रहूँगा, कहीं भी ढिलाई नहीं बरतूंगा। और जो भी कोई लोग होंगे जो भी गलती कर रहे हैं उनको वहाँ पर स्ट्रिक्ट वार्निंग्स दूंगा। अगर वो बार बार वही गलती कर रहे हैं तो उस काम से उनको मैं हटा दूंगा और नए लोगों को वहाँ पर लगा दूंगा, जिसकी वजह से आने वाले समय में वहाँ पर कोई भी कंप्लेंट्स उनकी ना आए। अगर वहाँ पर कोई ह्यूमन एरर नहीं है, अगर
इंसान से कोई गलती नहीं हो रही है लेकिन कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो मैं उस टेक्निकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, अगर कंप्लीटली सॉल्व नहीं किया जा सकता है तो उसको कम कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में जरूर काम करूंगा। तो इस तरीके का जवाब जो है वो आपको देना होगा। तो दोस्तों ये कुछ सवाल हैं जो कि एक लॉजिस्टिक एग्जीक्यूटिव को या एक लॉजिस्टिक मैनेजर को वहां पर पूछे जा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है, काम का लगा है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।